हायर एजुकेशन के वीडियो लेक्चर सेशन में आप सभी का स्वागत है। हम इसमें यूनिट 5 बीकॉम पार्ट 3 के रीसेंट ट्रेंड्स इन ऑडिटिंग में हम कॉस्ट ऑडिट को देख रहे हैं। कॉस्ट ऑडिट के पिछले लेक्चर में हमने देखा कि कॉस्ट ऑडिट क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। फाइनेंशियल ऑडिट और कॉस्ट ऑडिट में डिफरेंस देखा हमने। अब हम देखेंगे कि जो कॉस्ट ऑडिट है उसका वर्गीकरण, टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिट। लागत अंकेक्षण में हमने देखा कि लागत अंकेक्षण जो है वो संस्थाओं के लिए अनिवार्य नहीं होता है, लेकिन कुछ एक संस्थाओं के लिए सरकार के द्वारा अनिवार्य किया गया है। कुछ एक उद्योगों के लिए, उपक्रमों के लिए उनकी लागत का उनके द्वारा लागत लेके जो रखे गए हैं, लागत रखने का सिस्टम जो है, लागत प्रक्रिया जो है, लागत पत्रक जो है, स्टेटमेंट जो है, उनकी उसकी गहन जांच की जाती है ताकि प्रबंधकों को और प्रत्येक वर्ग को इसका लाभ मिल सके। अब हम लागत अंकेक्षण के प्रकार, टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट देखेंगे। पहला प्रकार जो है, इसका प्रमुख प्रकार है प्रबंधन की ओर से लागत अंकेक्षण, कॉस्ट ऑडिट फ्रॉम मैनेजमेंट साइड। इसकी नियुक्ति इस व्यवस्था में लागत अंकेक्षक जो रहते हैं उसकी नियुक्ति प्रबंध के द्वारा की जाती है और इसमें अंकेक्षक का उद्देश्य रहता है प्रबंधन को निर्णय लेने के लिए सही और विश्वसनीय सूचनाएं उपलब्ध करवाना। तो अंकेक्षक जो रहता है वो उपलब्ध समस्त सूचनाओं के लिए की जांच करता है, उससे संबंधित प्रश्नावली तैयार करके उनको वेरीफाई करता है। उसके बाद वो प्रबंधन को सूचनाएं उपलब्ध करवाता है ताकि प्रबंधन आगे के लिए सही निर्णय ले सके। उसके अलावा जो संस्था में लागत विभाग रहता है, कॉस्ट डिपार्टमेंट रहता है, उसका कार्य संचालन सही प्रकार से हो, योजना सही प्रकार से बने और आगे लागत निर्धारण में सुविधाजनक हो और किसी प्रकार की गलती न हो, इसके लिए भी प्रबंधन जो है लागत अंकेक्षण का कार्य करवाता है। दूसरा प्रकार है इसमें वैधानिक लागत अंकेक्षण, स्टैट्यूटरी कॉस्ट ऑडिट। स्टैट्यूटरी कॉस्ट ऑडिट जो है वो कंपनीज एक्ट 2013 की सेक्शन 48 के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अधिकार रहता है कि वो जहां आवश्यक समझे, यानी कुछ कंपनियों में जहां वो आवश्यक समझे तो लागत लेखे रखना अनिवार्य करने के साथ साथ किसी योग्य अंकेक्षक से कॉस्ट अकाउंट का ऑडिट करवाने का आदेश दे सकती है। तो ये अधिकार केंद्रीय सरकार का रहता है और केंद्रीय सरकार के आदेशानुसार यहाँ ऑडिट होता है, इसलिए हम इसको वैधानिक लागत अंकेक्षण कहते हैं। और इसमें योग्य अंकेक्षक मतलब क्या होता है, जो कॉस्ट एंड ऑडिट वर्क्स अकाउंट अधिनियम जो है, ICWA अकाउंट अधिनियम जो है, उसके अंतर्गत लागत लेखापाल हो या कॉस्ट अकाउंटेंट हो, उनको ये कार्य दिया जाता है। उसके अलावा कंपनीज अधिनियम के अलावा भी सरकार की ओर से लागत अंकेक्षण करवाया जाता है, जिसको हम सिर्फ सरकार की ओर से लागत अंकेक्षण कहते हैं, किसी विधान के अंतर्गत नहीं होता है। उसके अलावा केंद्र सरकार, प्रांतीय सरकार जो है वो किसी निश्चित उद्देश्यों के लिए लागत अंकेक्षण करवा सकती है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे उद्योग जैसे किसी उद्योग के उत्पादन की या विपणन की लागत का निर्धारण करना है, क्योंकि उस उद्योगों को सरकार को अनुदान देना है या किसी कर की दर में छूट देनी है या एक्साइज ड्यूटी में कोई रिलीफ देना है या कोई वित्तीय सहायता देनी है। तो इस प्रकार की अनुदान या सहायता देने से पहले सरकार जो है वो इन उद्योगों का कॉस्ट ऑडिट करवा लेती है ताकि सही मात्रा अनुदान की निर्धारित हो सके। उसके अलावा किसी उत्पाद का अधिकतम मूल्य क्या हो सकता है, कभी कभी सरकार के द्वारा किसी वस्तु या उत्पाद का मूल्य निर्धारित किया जाता है। सरकार को उस वस्तु या उत्पाद के मूल्य निर्धारण का अधिकार होता है। तो जब सरकार को मूल्य निर्धारण का अधिकार होता है तो सरकार सर्वप्रथम पहले उसकी लागत सुनिश्चित करना चाहती है। तो संस्था के द्वारा या उत्पादनकर्ताओं के द्वारा जो लागत निर्धारण किया गया है वो कहाँ तक सही और शुद्ध है और उचित है, इसके लिए पहले कॉस्ट ऑडिट करवाया जाता है। उसके बाद सरकार उसका मैक्सिमम प्राइस डिसाइड करती है। कभी कभी सरकार के द्वारा जो ठेके दिए जाते हैं, जो काम करवाया जाता है, ठेके पर आधारित काम करवाया जाता है, ऐसी दशा में ठेके पर दिए जाने वाले कार्य के लिए ठेके का मूल्य निर्धारण करने के लिए
कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मेथड जो रहता है उस मेथड को अडॉप्ट किया जाता है। तो उस ठेके के कार्य की लागत क्या होनी चाहिए और वास्तव में क्या हुई है, इसलिए उस ठेके कार्य का पूरा लागत अंकेक्षण करवाया जाता है ताकि ठेके का मूल्य सही निर्धारित किया जा सके। उसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि बहुत बार ऋण प्रदान करने की सीमा का निर्धारण जो होता है वो किसी संस्था के उत्पादन लागत के आधार पर भी होता है। तो उत्पादन लागत जो है निकाली गई है संस्था के द्वारा, वो सही है, कहाँ तक उचित है, उसका प्रमाणन और शुद्धता की जांच के लिए उत्पादन लागत की प्रमाणन और शुद्धता की जांच के लिए कॉस्ट ऑडिट करवाया जाता है ताकि उस लागत के आधार पर, उत्पादन की लागत के आधार पर संस्था को ऋण प्रदान किया जा सके। तो ये सरकार के द्वारा इन स्थितियों में कॉस्ट ऑडिट करवाया जा सकता है। चौथा प्रकार होता है ठेकेदाता के द्वारा लागत अंकेक्षण। जो कुछ ठेके इस आधार पर दी जाते हैं कि लागत में कुछ प्रतिशत लाभ जोड़कर भुगतान किया जाएगा। तो वहाँ पर ठेका देते समय या ठेका मूल्य निर्धारित कर समय ठेकेदाता जो रहते हैं वो कॉस्ट ऑडिट करवा लेते हैं। उस व्यवस्था से क्या होता है कि लाभ की सही मात्रा का भी निर्धारण होता है, एक अनुमान भी हो जाता है कि कुल ठेका मूल्य क्या हो सकता है। तो ठेका लागतों का सही सत्यापन और प्रमाणन होने से उचित लाभ की दर निर्धारित करके ठेका मूल्य निर्धारित किया जा सकता है। फिफ्थ टाइप है इसमें ट्रिब्यूनल के द्वारा लागत अंकेक्षण। ट्रिब्यूनल क्या होता है, जो न्यायालय काइंड ऑफ होते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे मजदूरी रहती है, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल रहते हैं, श्रमिकों के रहते हैं ट्रिब्यूनल। मजदूरी निर्धारण, बोनस निर्धारण या लाभ भागीदार, जैसे श्रमिकों की लाभ में भागीदार होती है, प्रॉफिट में पार्टिसिपेशन होती है, इससे संबंधित कुछ श्रमिकों के विवाद रहते हैं उद्योगपतियों से। तो इस विवाद को निर्धारित करने के लिए या इस विवाद का निपटारा करने के लिए जो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स रहते हैं वो कॉस्ट ऑडिट करवाते हैं, जिससे क्या होता है कि स्पष्ट हो जाता है कि वास्तव में संस्था की लागत इतनी है, उसकी मजदूरी पर इतना खर्च है, उसका लाभ इतना हो रहा है। तो उस स्थिति को देखते हुए श्रमिकों की बोनस, मजदूरी और लाभ में भागीदार कितनी होनी चाहिए, उसका औचित्य क्या है, किस सीमा तक होना चाहिए ये भागीदार जो है, उस आधार पर होता है कि एक बार अंकेक्षण हो जाता है तो ज़्यादा सही और एक्यूरेट निर्धारण हो पाता है। इनकम टैक्स के दृष्टिकोण से भी क्या होता है, जो इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल रहते हैं वो भी किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लाभ की सही गणना के निर्धारण के लिए लागत अंकेक्षण का निर्देशन दे सकते हैं कि आपको ये अंकेक्षण करवाना होगा। ये इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल भी आदेश दे सकते हैं। उसके अलावा छठवां प्रकार होता है व्यापार संघों के द्वारा लागत अंकेक्षण। कुछ ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ट्रेड एसोसिएशन रहते हैं, जिसमें कि बहुत सारी फर्में रहती हैं एक जैसे माल का उत्पादन करने वाली। तो इन फर्मों की लागत की तुलना करने के दृष्टिकोण से कई बार क्या होता है, विभिन्न फर्मों की लागत अलग अलग होती है। तो फर्म अपने हिसाब से बुक्स रखती हैं कॉस्ट की, लेकिन उन बुक्स को वेरीफाई करवाने के दृष्टिकोण से और सत्यापन के दृष्टिकोण से विभिन्न फर्मों की लागत की तुलना करने के उद्देश्य से ही इन फर्मों का लागत अंकेक्षण होता है। और ये अंकेक्षण व्यापार संघ या ट्रिब्यूनल्स के द्वारा करवाया जाता है। ये इसके 6 टाइप्स है लागत अंकेक्षण के। उसके अलावा लागत अंकेक्षण का वर्गीकरण हम देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑडिट। क्लासिफिकेशन जो है वो 2 प्रकार से किया गया है इसमें, इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल। इंटरनल ऑडिट जो होता है उसमें व्यवसाय की आंतरिक व्यवस्था के लिए ही होता है और इसमें ये सुनिश्चित किया जाता है कि व्यवसाय का कार्य या उत्पादन योजना के अनुसार ही चल रहा है। उसके अलावा जो हमारे पास प्रमाणक या वाउचर्स रहते हैं और जो अकाउंट्स रहते हैं वो सही हैं कि नहीं, उसको प्रमाणित किया जाता है। ये भी देखा जाता है कि हर विभाग का, क्रय विभाग का, उत्पादन विभाग का, श्रम विभाग का बजट जो है वो सही प्रकार बना है कि नहीं। और उसके अलावा जो अगर कोई भूल हुई हैं, अशुद्धियाँ हुई हैं, एरर्स हुई हैं, उनका पता लगाना और इस संदर्भ में विभिन्न विभागों में जो छल या कपट होता है या गबन होता है उसको रोकना भी इसका उद्देश्य होता है। इसका एक पर्पस ये भी रहता है इस प्रकार के ऑडिट का कि जितने भी फॉर्म्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं,
स्टेटमेंट्स हैं वो सब नियमानुसार बनेंगे कि नहीं और निर्धारित समय पर बने हैं कि नहीं। समयबद्धता भी देखी जाती है और नियमानुसार भी देखा जाता है। इसमें ये भी देखा जाता है कि जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो डे टू डे वर्क पे हो रहा है कि नहीं, डे टू डे बेसिस मतलब डेली बेसिस पे अकाउंटिंग का काम हो रहा है कि नहीं। ऐसा नहीं कि वो 6 महीने काम हो जाए, 5 महीने काम हो जाए, इसके बाद इकट्ठा हो रहा है, इस प्रकार नहीं होना चाहिए। तो ये भी देखा जाता है कि डे टू डे। तो इंटरनल कॉस्ट ऑडिट जो होता है ना, उसमें ऐसा चेकिंग हो सकता है कि डे टू डे बेस पे हो रहा है कि नहीं। इसके अलावा लागत योजना का अनुसरण हो रहा है कि नहीं, निर्धारित प्रक्रिया का पालन हो रहा है कि नहीं, इसको भी चेक किया जाता है इंटरनल कॉस्ट ऑडिट में। और जो लागत निर्धारण की व्यवस्था है, लागत योजना है, उसमें कोई कमियां हैं तो उन कमियों को दूर करने का भी प्रयास किया जाता है। इसमें इंटरनल कॉस्ट ऑडिट में ये भी देखा जाता है कि प्रबंधन जो है, मैनेजमेंट जो है और एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उनके बीच में कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपर है कि नहीं। क्योंकि प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा तभी हम उत्पादन नीति निर्धारित कर पाएंगे, मूल्य नीति निर्धारित कर पाएंगे, मजदूरी नीति जो है वो सारी चीज़ें निर्धारित की पाएंगे जब हम प्रॉपर संदेशवहन या सही तरीके से संदेशवहन होगा। तो उसके अलावा क्या होता है कि विभिन्न अवधियों में जो लागत निर्धारित की है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, तो उन लागत पत्रों की तुलना करके परिवर्तन ज्ञात किए जाते हैं और परिवर्तन को एनालिसिस किया जाता है। और एनालिसिस करके हम कॉस्ट को कम करने का या कंट्रोल करने के लिए सुझाव भी दे सकते हैं। इसके अलावा रूटीन चेकिंग जो है उसको बहुत इफ़ेक्टिव बनाने के प्रयास किए जाते हैं कि डे टू डे बेसिस पे हम कैसे एंट्री करें, कैसे माल के आवागमन की व्यवस्था करें ताकि संस्था की और प्रबंधन की कार्यकुशलता में वृद्धि हो। ठीक है। तो इंटरनल ऑडिट जो होता है कॉस्ट का, इसमें क्या होता है कि यूजुअली जो संस्था के कर्मचारी रहते हैं या अंकेक्षक के कुछ सबॉर्डिनेट्स रहते हैं उनके द्वारा किया जाता है। और इस निरंतर निरीक्षण से क्या होता है कि जो अशुद्धियाँ रहती हैं उनको ज्ञात करना आसान रहता है क्योंकि वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। और इसलिए इसमें अधिक शुद्धता की अपेक्षा भी, जिस व्यवसाय में बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत हो, बहुत ज़्यादा परफेक्शन की ज़रूरत हो, वहाँ पर आंतरिक निरीक्षण जो है वो या आंतरिक अंकेक्षण जो है वो करवाया जा सकता है। उसके अलावा दूसरा वर्गीकरण है आंतरिक अंकेक्षण के बाद बाह्य या वैधानिक अंकेक्षण, एक्सटर्नल और स्टैट्यूटरी ऑडिट। एक्सटर्नल ऑडिट क्या होता है कि बाहरी अंकेक्षकों के द्वारा किया जाता है, संस्था के अंदरूनी आंतरिक अंकेक्षकों के द्वारा नहीं किया जाता है। ये जनरली ट्रिब्यूनल, सरकार, कोई कॉन्ट्रैक्टर्स जो रहते हैं जो ठेका देने का काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टीज जो रहते हैं, गवर्नमेंट या कोई व्यापार संघ जो है वो इस ऑडिट को करवाते हैं संस्था के लिए। और लेकिन ये इसका उद्देश्य विशिष्ट या सीमित होता है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट या स्पेसिफिक पर्पस के लिए करवाया जाता है। जो एक्सटर्नल ऑडिटर होता है वो कंपनी का कर्मचारी नहीं होता है बल्कि कोई बाहरी पक्षकार होता है। और उसमें क्या होता है कि वो कंपनी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, उसका नियुक्ति कौन कर रहा है उसके प्रति वो उत्तरदायी होता है। तो इसमें वैधानिक अंकेक्षण जो है वो भी प्रबंध को जागरूक बनाने के लिए, उद्योगों की कार्यकुशलता में सुधार और उत्पादन को ज़्यादा प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें और भी रहती हैं, जैसे कभी कभी सरकार जो है वो लोकहित में जब कॉस्ट प्लस सिस्टम से ठेके देने का काम करती है, पब्लिक इंटरेस्ट के जो ठेके रहते हैं, सार्वजनिक हित के लिए जो निर्माण कार्य होता है, तो इसमें कॉस्ट प्लस प्रॉफिट क्या होना चाहिए, लागत ठेके का मूल्य क्या होना चाहिए, इसके लिए क्या किया जाता है कि कॉस्ट ऑडिट करवाया जाता है सरकार के द्वारा। कभी कभी कुछ उद्योग बीमार रहते हैं या उद्योगों की लागत में तेजी बढ़ती जाती है, लेकिन उन उद्योगों को संरक्षण प्रदान करना ज़रूरी होता है। तो संरक्षण प्रदान करने से पहले सरकार क्या करती है, ऐसे उद्योगों का कॉस्ट ऑडिट करवा लेती है। कभी कभी वस्तुओं का उचित मूल्य या न्यूनतम मूल्य क्या हो, तो मूल्य निर्धारण में लागत जो है बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो संस्था के द्वारा जो लागत निर्धारण किया गया है वो वास्तव में सही है कि नहीं, जो व्यय शीर्षक दिखाया गया है वो व्यय वास्तव में चार्ज हुए हैं कि नहीं। तो इसके लिए इसकी विस्तृत जांच करने के लिए
सरकार जो है वो लागत अंकेक्षण करवाती है ताकि किसी वस्तु का उचित मूल्य या न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जा सके। लेबर जो रहते हैं उनके रेम्यूनरेशन और उनके प्रीमियम और बोनस से रिलेटेड कुछ विवाद होते हैं अगर, तो उन विवादों के निपटारे के लिए भी एक्सटर्नल ऑडिट करवाया जा सकता है। और कभी कभी एक उद्योग की अलग अलग यूनिट्स रहती हैं, अलग अलग फर्म उत्पादन इकाइयाँ रहती हैं, तो विभिन्न उत्पादन इकाइयों में मान लीजिए बहुत ज़्यादा लागत में अंतर आ रहा है, तो महत्वपूर्ण अंतर होने पर और अंतर के कारणों का पता लगाने के लिए भी हम कॉस्ट ऑडिट करवाते हैं। चूंकि लागत जो है वो संस्था के आंतरिक जितने भी व्यय होते हैं, व्यय की कुशलता, हम कितनी कुशलता पूर्वक व्यय कर रहे हैं, कितनी मितव्ययिता से उत्पादन कर रहे हैं, ये इनसे संबंधित रहती है। तो इस लागत अगर अंकेक्षण होता है तो इससे प्रबंधकीय कुशलता जो है उसका भी पता चलता है और प्रबंधन की कुशलता का मापन का एक आधार हो सकता है। कभी कभी उत्पादन लागत के आधार पर कर लगाया जाता है कुछ दशाओं में, तो सही मात्रा में कर के निर्धारण के लिए भी उत्पादन लागत जो है उसका लागत का ऑडिट करवाया जाता है। तो इसमें क्या है कि हर जगह अलग अलग पर्पस से कुछ विशेष वर्ग अलग अलग उद्देश्य को पूरा करने के लिए, कभी लोकहित के लिए, कभी उद्योगों की सहायता के लिए, कभी लोक निर्माण कार्य के लिए, कभी जनता को सही मूल्य पर माल उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से, या प्रबंधकीय कुशलता की अगर प्रबंधन के संबंध में अगर ऊपरी स्तर पर या सरकार को शिकायत मिलती है तो सरकार उस शिकायत की जांच के लिए भी कॉस्ट ऑडिट करवा सकती है। तो अलग अलग नियम और अलग अलग व्यवस्था और अलग अलग परिस्थितियों में इस प्रकार का ऑडिट होता है। तो यहाँ पर हम इसको बाह्य या एक्सटर्नल या स्टैट्यूटरी ऑडिट कहते हैं। अब हम इसमें देखेंगे कि लागत अंकेक्षण का जो कार्यक्रम है वो क्या होता है। एक लागत अंकेक्षक जो है वो अपने लागत कार्य को या ऑडिट वर्क को कैसे आगे बढ़ाता है। तो इसमें जो स्टाफ रहता है ऑडिटर का, उस स्टाफ को अलग अलग विभाग में सूचनाएं एकत्र करने का कार्य दे दिया जाता है और समस्त कार्यों को अलग अलग विभागों के अनुसार बांट दिया जाता है और अंकेक्षक का स्टाफ जो है एक एक कार्य के लिए उत्तरदायी रहता है। मुख्य रूप से जो डिटेल प्लान बनता है वो श्रम, सामग्री और ओवरहेड के लिए बनता है। जो सामग्री है, जैसे सामग्री क्रय विभाग के द्वारा खरीदी जाती है तो परचेज रिक्विजिशन लेटर होते हैं, अधिग्रहण पत्र रहते हैं, उनकी जांच की जाती है। फिर उसके बाद अगर हम सामग्री प्राप्त करते हैं तो सामग्री प्राप्ति का प्रतिवेदन रहता है, तो उस प्रतिवेदन रिपोर्ट का निरीक्षण करके प्रमाणित किया जाता है कि सामग्री जैसा आदेश दिया गया था तो वैसी सामग्री प्राप्त हुई है कि नहीं। बिन कार्ड्स जो रहते हैं उसमें रेगुलर एंट्री हो रही है कि नहीं, बैलेंस ऑफ मटेरियल सही तरीके से निकाला जा रहा है कि नहीं, मटेरियल को डिपार्टमेंट से इशू किया जा रहा है प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए तो इशू की प्रॉपर एंट्री हो रही है कि नहीं, मटेरियल की मैक्सिमम लिमिट, मिनिमम लिमिट और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है उसका उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा है, उसको प्रॉपर फॉलो किया जा रहा है कि नहीं। मटेरियल का फिजिकल वेरिफिकेशन जो है वो कब कब किया जाता है और किस प्रकार किया जाता है और उसको स्टोर्स और लेजर अकाउंट के साथ कंपेयर करके मिलाया जाता है कि नहीं। मटेरियल का अगर लॉस होता है या वेस्टेज होता है तो उसकी रिपोर्ट और एंट्री सही है कि नहीं। किस प्रकार सामग्री के मामले में हम चीज़ों को ठीक कर सकते हैं और इस प्रकार की जांच करके सुझाव भी दिए जाते हैं। कुछ क्वेश्चन आयर श्रम व्यय से संबंधित बनाए जाते हैं कि श्रमिक जो है उनकी उपस्थिति का रिकॉर्ड, उनकी अनुपस्थिति का रिकॉर्ड क्या जाता है और इसके बाद श्रमिकों को गेट पास वगैरह दिया जाता है कि नहीं, उनके वर्किंग आवर्स जो रहते हैं, ओवर टाइम जो है उसका रिकॉर्ड कैसे रखा जाता है, असामान्य समय, जो सुस्त समय, जो आइडल टाइम रहता है लेबर का, उसको कैसे कम करने का प्रयास किया जा रहा है, किस आधार पर पारिश्रमिक भुगतान किया जा रहा है। इस प्रकार की बहुत सारी क्वेरीज या क्वेश्चन बना के कॉस्ट ऑडिटर जो है वो चेक करता जाता है कि कहाँ तक ये लेखे जो है वो सही है कि नहीं। श्रमिकों के कार्य समय, अधिसमय कार्य के लेखे, ये सारी चीज़ें जो है इनका लेखा और उनकी वास्तव में उनकी रिकॉर्डिंग जो है, रिकॉर्ड किस तरीके से रखा गया और उनको जो पेमेंट किया गया है उसको भी चेक किया जाता है। उसके अलावा ऊपरी व्ययों के संबंध में भी कुछ क्वेश्चनायर बना के रखा जाता है कि फिक्स्ड और वेरिएबल एक्सपेंसेस जो है
उसका सही तरीके से डिवीजन किया गया है कि नहीं, कौन से व्ययों को स्थायी रखा गया है, कौन सी व्ययों को परिवर्तनशील व्ययों में रखा गया है, ये वितरण और उत्पादन और सेवा विभागों की व्यय जो है उनका अभिभाजन सही है कि नहीं, उसके बाद एब्जॉर्प्शन ऊपरी व्ययों का जो अवशोषण है उसके लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जा रहा है, जो अलग अलग व्यय है उनके लिए सही हेडिंग्स या हेडलाइंस निर्धारित की गई है कि नहीं, क्योंकि ऊपरी व्ययों का निर्धारण होना, इसके निर्धारण से व्यापार के लाभ पर भी असर पड़ता है। तो हमेशा ऊपरी व्ययों पर बहुत माइन्यूटली चेक करना चाहिए। बजट कंट्रोल और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो होती है उसके द्वारा अगर बजट निर्धारण किया गया ऊपरी व्ययों के लिए और वास्तव में व्यय जो हुए, मानक जो निर्धारित हुए और वास्तव में जो हुए, तो अंतर का विश्लेषण जो है उसको भी किया जाता है ताकि हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें। जो मटेरियल है, लेबर है और मशीन है, उनके उत्पादन की क्षमता क्या है, उनकी क्षमता का सही उपयोग किया जा रहा है कि नहीं, सामग्री की टूट-फूट, श्रमिकों के सुस्त समय का रिकॉर्ड या ओवर टाइम का लेखा ठीक से रखा गया है कि नहीं, संपत्तियों का मूल्यांकन सही है कि नहीं, उन पर जो डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है वो उपयुक्त है कि नहीं, और फाइनली इस पर यह भी किया जाता है कि कॉस्ट अकाउंट्स जो है उसका फाइनल अकाउंट के साथ मिलान भी किया जाता है, रिकन्सिलेशन भी किया जाता है, ताकि दोनों में अंतर कहाँ है, किस कारण से है, इसको भी वेरीफाई किया जा सके। तो इस प्रकार एक प्रॉपर कॉस्ट प्लान जो है वो प्रश्नावली के माध्यम से ही संभव है। और प्रश्नावली मुख्य रूप से तीन चीज़ों के लिए बनाई थी, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स के लिए। तो अगर हम माइन्यूटली प्रश्नावली बनाते हैं और विभिन्न विभागों से कंसल्ट करके इन प्रश्नावलियों के उत्तर लेकर और उसकी लेखों से जांच करते हैं या कॉस्ट स्टेटमेंट और शीट से जांच करते हैं, और उस आधार पर हम अंतर ज्ञात करके विभिन्न कारणों का पता लगाकर संस्था के विकास के लिए एक कॉस्ट ऑडिटर जो है वो सुझाव दे सकता है और भविष्य में भी निर्णय लेने में सहायक हो सकता है। थैंक यू।